हेलो दोस्तों, झा सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक नंबर लूसेंट के एक नंबर का हम लोग देख लिए थे। आज 2 नंबर प्रागैतिहासिक काल हम लोग देखने वाले हैं और अच्छे से समझने वाले हैं। तो अगर आप बिहार एसएससी, बीपीएससी, टीआरई 4 या कोई भी जिसमें जीके पूछा जाता है, अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं लूसेंट मंथन की तरफ, जिसमें हम लोग पूरा लूसेंट क्लियर करने वाले हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक। ठीक है, चलिए। इतिहास का विभाजन पर प्रगतिहास या प्राक इतिहास, आद इतिहास व इतिहास 3 भागों में किया गया है। देखिए, इतिहास का जो विभाजन है वो 3 भागों में किया गया है। किसमें? तो प्री हिस्ट्री, जिसको प्री हिस्ट्री एक हो गया, एक प्रोटो हिस्ट्री, ठीक है, और तीसरा है हिस्ट्री। ठीक है, 3 भागों में इतिहास का विभाजन किया गया। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं। तो जिस काल में प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में कोई भी घटना हुआ है और उसका कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं है, उसका लिखित साक्ष्य नहीं है, उसको हम लोग प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि आद ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल हम लोग देख लिए, अब आद ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। देखिए, जिस काल में घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं है उसे प्रागैतिहासिक, और जिस काल में लिखा तो गया है, लेखन लिखा तो गया है लेकिन उसे कोई पढ़ा नहीं है, उसे आद ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, यहाँ पर कुछ संस्कृति है और उसका बर्तन का नाम दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। मालवा संस्कृति जो था उसमें काला और लाल बर्तन का उपयोग करते थे। मालवा, देखिए, मालवा जो है वो काला और लाल। बुर्ज होम संस्कृति में धूसर बर्तन का उपयोग करते थे। बुर्ज होम जो था संस्कृति, उसमें धूसर बर्तन का उपयोग करते थे। जोखे संस्कृति में लाल, देखिए, मालवा में लाल और काला और जोखे में लाल। दक्षिणी नवपसान संस्कृति में चमकीला धूसर का उपयोग किया जाता था, जो और बुर्ज होम में धूसर का उपयोग किया जाता था। पूर्व नवपसान काल में जो है, पूर्व नवपसान काल में भूरा भूरा लाल का, पूर्व नवपसान काल में भूरा लाल का उपयोग किया जाता था। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं ज्ञानी मानव। ज्ञानी मानव किसको कहते हैं? होमो सेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। आज से यानी कि अभी 2026 से अगर लीजिएगा तो 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व, 30-40 हजार वर्ष पूर्व इस धरती पर मानव यानी होमो सेपियंस, ज्ञानी मानव का प्रवेश माना जाता है। अब देखिए, नाम एवं तिथियाँ। पूरा पाषाण काल, हम लोग पूरा पाषाण काल देखते हैं। यह 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले के काल को कहा जाता है। 20 लाख वर्ष, कब? 20 लाख वर्ष से लेके 12,000 वर्ष से पहले के काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। इस काल को क्या क्या? आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण काल। ठीक है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान हुई है। तो जो इतिहास है, मानव इतिहास, उसका 99% कहानी जो है वो आपका पूरा पाषाण काल में ही हुआ है। पूरा, जो कि 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले का काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल, जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पाषाण काल कहते हैं। सीधा है, पर्यावरण जिस काल में है, पर्यावरण में बदलाव हुआ है, उस काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसका काल लगभग 12,000 से, देखिए, 20 लाख से 12,000 तक पूरा पाषाण, और 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष तक मध्य पाषाण काल मानता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु पाषाण।
प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। ठीक है। नवपाषाण काल, अब तीसरा हो गया नवपाषाण काल। इसकी शुरुआत जो है 10,000 वर्ष से पहले होती है, यानी 20 लाख से 12,000 तक हो गया आपका पूरा पाषाण, 12,000 से 10,000 वर्ष तक हो गया आपका मध्य पाषाण, और 10,000 वर्ष से पहले के नव पाषाण कहा जाता है। ठीक है। पूर्व पाषाण युग एवं पूरा पाषाण काल के दोनों एक ही है। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार जो था शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का भी साधन था। अब अभी ना आप मोबाइल टीवी फिल्म चिल्ना देख लेते हैं, क्रिकेट खेल लेते हैं, उस समय तो कुछ था नहीं। तो उस समय का जो मानव था वो शिकार पे निकलता था और वही उसका मुख्य आधार भी था। खाएगा क्या? शिकार करेगा तब ना खाएगा। शिकार भी था तो खेलेगा क्या? अभी ना सब चीज़ है, मोबाइल हो गया है, पहले नहीं था तो पहले शिकार करता था, उसी में उसका समय दिन भर लग जाता था, मन लग जाता था, फिर रात में सो जाता था। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में मुख्य आधार शिकार था और उसका जो जीविका का है मनोरंजन का भी साधन पूरा पाषाण काल भी शिकार ही था। आगे हम लोग देखते हैं आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। देखिए आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में, वे कैसे जानिएगा? आग कहीं भी लगता है, नहीं कहता है कि आग पूरा फैल गया है भाई, आग जो है वो पूरा फैल गया है, इसलिए आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में। और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ है। अब कैसे पहिए का कैसे याद रखेगा? तो देखिए पहिया हमेशा धोते रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमेशा पहिया जो है नया दिखे, नव पाषाण काल नया पहिया दिखे, इसलिए हमेशा धोते हैं। जब भी गाड़ी स्टार्ट होता है उससे पहले पहिया को धोता है, जो ड्राइवर रहता है वो धोता है, क्योंकि नया दिखे, नव पाषाण काल। ठीक है। पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कुरनुल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ? कुरनुल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। अब सबका ट्रिके हम बताते हैं। बताइए, कुरनुल गुफा में राख का आविष्कार अवशेष मिले हैं, ये थोड़ा सा याद रखिए आप। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति व नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। नहीं कहता है कि आदमी सभी अच्छा कुत्ता है, क्यों? क्योंकि कुत्ता जो है सबसे पहला पालतू था, इसलिए कुत्ता को अच्छा है। और जो निवास होने लगा है, घर में रहने लगा है, वो नव पाषाण काल में नया घर बनाया। आपका नौकरी लगेगा तो आप क्या कीजिएगा? नया घर बनाइएगा, इसलिए नव पाषाण काल में घर का निवास हुआ। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। देखिए मनुष्य पहले तो उतना अमीर था नहीं, सोना चांदी हीरा मोती कहाँ से करेगा? वो तो सोना का ही आभूषण बनाएगा, इसलिए उसका किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। ठीक है। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। प्राप्ति अतिरपक्कम, नहीं कहता है पुष्पा फिल्म देखें, उसमें कहता है रप्पा रप्पा काटेंगे, तो किससे काटता है? कुल्हाड़ी से काटता है। अब कहाँ से कुल्हाड़ी मिला है? तो रपक्कम, अति रपक्कम। ठीक है। रप्पा रप्पा काटेंगे, तो उसी अति रपक्कम और कुल्हाड़ी। आगे देखते हैं हम लोग। अगर आपको पसंद आ रहा है, यहाँ तक आप वीडियो देखें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भेज के बोलिएगा सब्सक्राइब कर दें, सपोर्ट कीजिएगा, हम और भी पूरा लूसेंट क्लियर करवाएंगे। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नव पाषाण काल में हुआ है। कृषि का जो आविष्कार हुआ है वो देखिए 10,000 तक हो गया, 10,000 से पहले नव पाषाण काल, और उसके बाद कृषि का आविष्कार हुआ है, नव पाषाण काल में हुआ है। ठीक है। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। अब देखिए मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान में, कहाँ? मेहरगढ़ बोलन नदी के किनारे अवस्थित है, और यहीं पर अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़। अन्न का उत्पादन कहाँ होता था? मेहरगढ़ में होता था। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल थी। क्या थी? गेहूं एवं जौ थी। कोई जौ बोलता है, लेकिन पहली फसल यहाँ ब्रैकेट में देखिए दे दिया गया है। तो गेहूं जो है पहली फसल है, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। मानव जो सर्वप्रथम प्रयुक्त किया था वो अनाज चावल था, लेकिन फसल जो हुआ है वो गेहूं है। ठीक है। ये फर्क आपको समझना है
कि दिन होता है, सबसे पहले दिन हुआ तो दिन में चावल खाता है आदमी, रात में न गेहूँ खाता है, बाद में न गेहूँ खाता है, इसलिए पहले चावल का हुआ है। का कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से, जो कि बलूचिस्तान में है, बोलन नदी के प्राप्त हुआ है। कहाँ से कृषि का प्रथम साक्ष्य? मेहरगढ़ से, जो कि कोल्डीबा उत्तर प्रदेश का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। अब चावल का हुआ है सबसे प्रथम प्रयुक्त, तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कोल्डीबा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, कोल्डीबा से प्राप्त होता है। कहाँ से? कोल्डीबा से। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं, जहाँ जहाँ वही मेहरगढ़ जहाँ से चावल के साक्ष्य, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ में एक मिनट दोस्तों। हाँ, तो मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम अस्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ एक कब्र एवं मृतक के साक्ष्य, एक बकरी को भी दफनाया गया है। देखिए, मेहरगढ़ में बकरी, सबसे पहले बकरी भी होता था, कुत्ता पालतू जानवर था, लेकिन बकरी भी था, जो कि मेहरगढ़ में दफनाया गया है। वहीं पर जीवन के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ में कब्र में मृतक के साथ एक, मतलब कि आदमी के साथ बकरी को दफनाया। कहाँ पर? पूछा जा सकता है कि मतलब कि कहाँ पर? मृतक के साथ, यानी आदमी जो दफनाता था उसके साथ बकरी को भी दफनाया गया, तो मेहरगढ़ में ही दफनाया गया। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। भारत में पूर्व स्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर को कहा जाता है, के बने थे। किससे? औजार जो थे पहले पत्थर के बनते थे, पहले लोहा का खोज हुआ नहीं था। ठीक है, तो किससे बनेगा? पत्थर से बना था। भूगर्भ वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले, जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। कौन थे? पुरापाषाण औजार जो कि पत्थर के बनते थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोज किया था। कब किया था? ये बहुत जरूरी है। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोज किया था, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। पल्लावरम, कहाँ पर खोज हुई थी? पल्लावरम में खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में, 1863 में खोज हुआ था। किसका? पुरापाषाण के औजारों की खोज हुई थी। ठीक है, और 1867 में हुई GCL कलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण पापापोपकरण खोज निकाले थे। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल में ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। और देखिए, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में CL कलाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पापापोपकरण खोज निकाले थे। ठीक है, भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। भारत का जो सबसे प्राचीन नगर था, कौन था? मोहनजोदड़ो। कौन था? सिंधी भाषा में जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला, और सबसे प्राचीन या सबसे पुराना नगर मोहनजोदड़ो है। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव भाव कपि है। कौन कपि है? श्वेतभ्रू गिबन। ठीक है, असम का श्वेतभ्रू गिबन। इनाम गांव जो है ताम्रपाषाण युग तथा चालकोलिथिक युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से था। किससे था? जोरवे संस्कृति से था। इनाम गांव
ताम्रपाषाण युग या चाल्कोलिथिक युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जोरवे संस्कृति से था। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में शिवालिक होना चाहिए। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867 से 68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड क्लाइलल ने की थी। 1867-68 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड क्लाइलल ने की थी। भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पुरास्थल था। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्र और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अब्दुल्लागंज शहर के पास रातापानी वन्यजीव अभयारण्य विंध्य श्रेणी के दक्षिणी किनारे के अंदर स्थित है और इसकी खोज 1957 से 58 डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था। इसके बाद 2003 में यूनेस्को ने इस विश्व धरोहर स्थल को घोषित किया। 2003 में भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को में दिया गया। 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किसने किया है? तो रिजले ने। किसने किया है? रिजले था, एक अधिकारी था, रिजले इसी ने किया था। आगे हम लोग देखते हैं। आगे अब हम लोग कल के वीडियो में सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं पर रहता है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इसमें कुछ सुधार किया जाए तो आप उसका भी विचार ज़रूर, अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि इसमें कुछ अगर सुधार करना हो तो। धन्यवाद।